अनुपमा और बंकू के बीच एक बेहद प्यारा और इमोशनल पल देखने को मिलता है। बंकू मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहता है कि उसने हमेशा दूसरों की प्रेम कहानियां देखी और सुनी है, लेकिन अब वो भी चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। उसकी मासूम बात सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि कान्हा जी ने चाहा तो उसे भी ऐसा साथी जरूर मिलेगा जो उसके दिल की सच्चाई को समझेगा और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तभी ईशानी वहां आती है। वो अनुपमा से पूछती है कि कैफे के लिए जो प्लेन मग्स चाहिए थे क्या वो उन्हें लेकर आए। साथ ही वो सुझाव देती है कि साधारण मग्स लेने के बजाय उन पर प्रिंट करवाना ज्यादा आसान रहेगा। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि यही तो फर्क है उनके कैफे में। वो मशीन से बने डिजाइन नहीं बल्कि अपने हाथों से हर मग को रंगेंगे। बंकू भी गर्व से कहता है कि ये सिर्फ काम नहीं, दिल से जुड़ा हुआ सपना है। गोवा में भी अनुपमा ने अपने हाथों से पोस्टर बनाए थे और वही चीज लोगों के दिल को छू गई थी। उसका कहना होता है कि मग्स भले एक जैसे हों लेकिन हर ग्राहक अलग होगा, इसलिए हर चीज में प्यार और अपनापन होना जरूरी है। अनुपमा खुश होकर बंकू की तारीफ करती है और बाजार भेज देती है। उधर शाह हाउस में माही द्वारा गौतम को तलाक का नोटिस भेजने की खबर सुनकर तोशु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो माही पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे तुरंत घर छोड़ना होगा क्योंकि उसके इस फैसले से पूरा शाह परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। किंजल तुरंत माही के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि गौतम ने पहले ही माही की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए अब माही कहीं नहीं जाएगी। लेकिन तोशु अपनी हदें पार कर देता है। वो माही को धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे पर अनुपमा की एंट्री होती है। पल भर में वो एक तकिया फेंकती है ताकि माही को चोट न लगे और अगले ही पल अपनी चप्पल सीधे तोशु पर दे मारती है। तोशु हक्का बक्का रह जाता है। अनुपमा गुस्से से कहती है कि चप्पल उसी के लायक है और उसकी हरकतों ने ही उसका निशाना इतना सटीक बनाया है। तोशु ताने मारते हुए कहता है कि ये तलाक है, कोई जिम नहीं कि अनुपमा ने किया तो सब करेंगे। अनुपमा बोलती है कि अगर मैं जिम जाती होती तो चप्पल नहीं बल्कि डंबल उसके सिर पर पड़ता। तोशु डरकर पाखी के पीछे छिप जाता है। लीला गुस्से में अनुपमा की चप्पल उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे घर से जाने को कहती है, लेकिन अनुपमा शांत रहती है। वो सबको अपने नए कैफे की हैप्पी ओपनिंग का निमंत्रण देती है। लीला ये न्योता ठुकरा देती है पर अनुपमा बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में गौतम अपनी पुरानी चालों से प्रेरणा को कमजोर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे जरूर दुख हो रहा होगा कि प्रेम और राही मिलकर नई रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि वो केवल कागजों में उलझी हुई है। वो ये भी कहता है कि प्रेरणा ने प्रेम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। गौतम की बात सुनकर प्रेरणा का आत्मसम्मान जाग उठता है। वो उसे घूरते हुए कहती है कि उससे बात अब उसकी जुबान नहीं बल्कि उसकी हील करेगी। अगले ही पल वो अपनी हील से गौतम को करारा सबक सिखाती है और हील से उसके पैर मसल देती है। वो कहती है कि प्रेम उसके बिना रेस्टोरेंट शुरू नहीं करेगा। वो पहले भी पार्टनर थे और आगे भी रहेंगे। श्रुति केवल एक इन्वेस्टर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ देर बाद प्रेम, राही और श्रुति लोकेशन देखकर वापस लौटते हैं। श्रुति और प्रेम के बीच सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। प्रेम श्रुति का धन्यवाद करता है और कहता है कि उसने बेहतरीन ऑप्शन दिखाए हैं। प्रेरणा बताती है कि उसने रेस्टोरेंट के लिए अलग मेन्यू तैयार किया है ताकि ये कैफे से पूरी तरह अलग और खास दिखे। राही भी कहती है कि अब उन्हें बिना समय गंवाए जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी। इसके बाद श्रुति प्रेरणा को घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठाती है। रास्ते भर उसकी आवाज में मिठास कम और चेतावनी ज्यादा होती है। वो कहती है कि एक औरत दूसरी औरत की नजर आसानी से पहचान लेती है और जिस तरह प्रेरणा प्रेम को देखती है उसे समझना मुश्किल नहीं है। वो ये भी स्वीकार करती है कि कभी वो खुद भी अनुज को इसी नजर से देखा करती थी। प्रेरणा प्यार से जवाब देती है कि प्रेम केवल उसका अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। वो राही से प्यार करता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन श्रुति उसे चेतावनी देती है कि राही उसकी बेटी है और प्रेम उसका पति। यदि प्रेरणा ने उनके बीच आने की कोशिश की तो वो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगी। अब प्रेरणा बिल्कुल चुप नहीं रहती। उसका आत्मसम्मान उसे जवाब देने पर मजबूर कर देता है। वो गाड़ी रुकवाती है और उतरते हुए श्रुति की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि राही और प्रेम
उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्रुति उससे अभी मिली है, इसलिए उसे गलत समझ रही है। श्रुति कहती है कि वो उसे जानना भी नहीं चाहती। प्रेरणा बिना डरे वहां से चली जाती है। श्रुति के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो अब सिर्फ अनुपमा ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटाना चाहती है जो राही और उसके बीच खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ मार्केट की चहल पहल के बीच बंकू और ईशानी के रिश्ते में एक नई मिठास घुलती दिखाई देती है। दोनों कैफे के लिए सामान खरीद रहे होते हैं, लेकिन बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे दिल की बातों तक पहुंच जाता है। तेज धूप से परेशान ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बंकू की बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी ये बात सुनकर बंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बंकू अपने जीवन का दर्द साझा करते हुए बताता है कि उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि लोग उसे नौकर समझते हैं। वो जानता है कि समाज में मेहनत करने वाले लोगों को अक्सर छोटा समझ लिया जाता है। वो कहता है कि अगर उसने पढ़ाई बीच में न छोड़ी होती तो शायद आज किसी बड़ी नौकरी में होता, लेकिन अब उसे विश्वास है कि अनुपमा का कैफे उसकी जिंदगी बदल देगा। ईशानी की आंखों में सम्मान और अपनापन झलक उठता है। वो कहती है कि कैफे तो जरूर सफल होगा, लेकिन इसके साथ साथ बंकू अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। वो उसे भरोसा दिलाती है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में वो हर कदम पर उसकी मदद करेगी। फिर वो मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि अगर वो तैयार है तो हाई फाइव करे। बंकू कुछ पल उसे देखता है, फिर मुस्कुराते हुए तो उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं होती। उसी समय पाखी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। ईशानी और बंकू को साथ हंसते देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जिसके बाद बंकू कैफे पहुंचता है। बंकू की आंखों में आंसू होते हैं और वो सहमा हुआ खड़ा रहता है। पाखी चीखते हुए कहती है कि ये 2 टके का नौकर उसकी बेटी ईशानी के साथ मार्केट में घूम रहा था। वो अनादर से कहती है कि नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए और मालिकों के बच्चों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सुनकर अनुपमा को गुस्सा आ जाता है। वो कड़क आवाज में पाखी को चुप होने को बोलती है। वो समझाती है कि जिसे पाखी नौकर कह रही है वो सबसे पहले एक इंसान है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में काम करता है, इसलिए मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान का हकदार है। पाखी फिर भी नहीं रुकती और बंकू की औकात पर सवाल उठाती है। तभी दिग्विजय आगे आता है। वो कहते हैं कि अगर बंकू गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सम्मान कम हो जाता है। वो साफ कहते हैं कि बंकू उनके लिए बेटे जैसा है और उसकी बेइज्जती उनकी अपनी बेइज्जती है। अनुपमा भी पाखी को आईना दिखाती है। वो कहती है कि ऑफिस में नौकरी करने वाला व्यक्ति भी किसी के लिए काम करता है, इसलिए दूसरों को छोटा समझना सबसे बड़ी गरीबी है। वो चेतावनी देती है कि अगर पाखी ने दोबारा किसी इंसान को अपमानित किया तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पाखी तिलमिलाकर रह जाती है, लेकिन पहली बार उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। बंकू टूट चुका होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुखी होकर कहता है कि शायद उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अनुपमा उसे गले से लगा लेती है। वो कहती है कि दुनिया झुके हुए लोगों को और ज्यादा झुकाने की कोशिश करती है, इसलिए जब लोग उसे नीचे दिखाने की कोशिश करें तो उसे अपना सिर और ऊंचा उठाना चाहिए। वो भरोसा दिलाती है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तभी एक और नई मुसीबत दस्तक देती है। मकान मालिक प्रवेश आता है और बताता है कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए अनुपमा को सिर्फ 2 दिनों के भीतर ये घर खाली करना होगा। ये सुनकर बंकू और दिग्विजय चिंतित हो जाते हैं। दिग्विजय खुद को दोषी मानते हुए कहते हैं कि शायद उसकी वजह से अनुपमा पर मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन अनुपमा का हौसला अब टूटने वाला नहीं होता। वो पक्के इरादे से कहती है कि 2 दिन बाद कैफे जरूर खुलेगा, उसके सिर पर छत रहे या न रहे, लेकिन उसके पैरों तले अपनी जमीन जरूर होगी। जरूरत पड़ी तो वो तंबू लगाकर रहेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा गौतम अपने आदमी को आदेश देता है कि रात के अंधेरे में अनुपमा की रसोई में घुसकर गैस पाइपलाइन काट दी जाए। कुछ देर बाद बापूजी ये सोचकर अंदर जाते हैं कि अनुपमा काम कर रही होगी। उसी समय चिंता में डूबी अनुपमा भी वहां पहुंच जाती है। गौतम का आदमी दोनों को अंदर देखकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कमरे में गैस तेजी से फैलने लगती है। बापूजी का दम घुटने लगता है, उन्हें चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अनुपमा घबराकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी बेहोश हो जाती है। लीला और दिग्विजय दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गौतम की ये चाल किसी को समझ आएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।